हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 13 चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि गांधी जी जो है वो अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में रहने के बाद वो आते हैं इंडिया। कब आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था 1915 में। तो ध्यान रखिएगा, 1915 में वो गांधी जी जो है भारत आते हैं। भारत में आने के बाद उसकी गतिविधि क्या क्या होती है हम लोगों ने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, यानी कि किसानों के साथ पर अत्याचार होता, उन पर टैक्स लिया जाता था। तो गांधी जी जो है अलग अलग आंदोलन चला रहे थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने साथ भी लिया। उसके बाद वो जेल भी गए। जेल क्यों गए थे? क्योंकि किसान का जो एक समूह था वो जो है थाना पर यानी कि एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। वहां पर कई लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण उसको जो है असहयोग आंदोलन को वापस भी लेना पड़ता है और उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ता है। फिर जेल के बाद वो आजाद हो जाते हैं। फिर आजाद होने के बाद 1928 में जो है वो राजनीति को जोड़ जाते हैं। वो यानी कि मतलब कि जेल से रिहा कब हुए थे? 1924 में। ध्यान रखिएगा, 1924 में जो है वो रिहा होते हैं, यानी कि आजाद होते हैं जेल से। उसके बाद 1928 में वो राजनीतिक पार्टी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दांडी के बारे में, यानी कि दांडी यात्रा के बारे में। दांडी के बारे में आप लोग अक्सर सुना होगा, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इसी के बारे में पढ़ते हैं, जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहा था। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे दांडी से। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। और जो भी पहला नहीं देखे प्लीज, रॉलेट एक्ट के बारे में हो गया, आपका चंपारण सत्याग्रह के बारे में हो गया, ये सभी VBI है। असहयोग की शुरुआत हो गया, तो सभी VBI है, इसलिए आप लोग जाके जरूर देखिएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिमों का आंदोलन कहा जाता है। इसमें जो है अली जिन्ना और शौकत अली जो है मुख्य थे, यानी कि इसी की नेतृत्व में चल रहा था। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद अमेरिकी जीवनी लेखक कहते हैं लुई फिशर, क्या नाम था उसका? लुई फिशर। ये क्या कहते हैं कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम है। असहयोग जो है वो क्या नाम है? भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का नाम। समझ गए? फिर आंदोलन की वापसी वगैरह हो जाता है और 1922 में राजद्रोह के केस में जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? मार्च 1922 में। ठीक है, फिर 1924 में वो रिहा होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दांडी के बारे में, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस जो है एक बार 26 जनवरी 1930 को भी मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि में। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया। गांधी जी ने नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दी थी, लेकिन इरविन गांधी जी की इस कार्रवाई को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो नमक यात्रा क्या हुआ? बेसिकली वहां पर नमक का जो अधिकार है वो किसको दिया जाता है? राज्य को एक अधिकार दे दिया नमक का पूरा। ठीक है, तो नमक यात्रा के दौरान गांधी जी जो है वो पहले किसको? वायसराय लॉर्ड इरविन, आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो वायसराय लॉर्ड इरविन को जो है वो दे दिया, लेकिन ये जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे वो कुछ भी समझ नहीं पाया, गांधी जी के कोई भी बात को वो समझ नहीं पाया। अब 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्री की ओर चलना शुरू कर दिया। कब? 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर खुद को कानून की नजर में अपराधी घोषित कर दिया। ठीक, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने वसना नामक गांव में ऊंची जाति वालों को कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। केवल नमक कर यानी कि नमक टैक्स या फिर अन्य कर यानी कि अन्य टैक्स के समाप्त हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा, तथा इसके लिए सभी जाति तथा धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि केवल आप जो है मतलब कि समाप्त हो जाएगा ये नमक कर और अन्य करों को समाप्त हो जाने से स्वराज जो है वो आपको नहीं मिलेगा, आजादी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी परंपरा वाले लोग को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना? गांधी जी भी थे उसमें और लगभग 60,000 किसके केस में? नमक सत्याग्रह के सिलसिले में 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। नमक यात्रा, दांडी यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके क्या प्रभाव थे? मुख्यतः 3 थे, उसको देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रभाव थे, लेकिन मुख्यतः 3 थे। तो दांडी यात्रा के बारे में आपको समझ में आ गया। ये साबरमती के आश्रम से समुद्र की ओर 3 हफ्ता तक चली थी। फिर गांधी जी जो है मुट्ठी भर नमक को खुद को यानी कि मुट्ठी भर नमक लेकर के खुद को क्या कर दिया? कानून की नजर में अपराधी घोषित कर दिया। उसके बाद जो है वो
एक प्रकार का 60,000 लोगों को जो है ये कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद इसका प्रभाव क्या, उसका परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए पहला प्रभाव, इस यात्रा के कारण गांधी जी दुनिया के सामने एक बड़े नेता के रूप में उभरे। यह यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसे यूरोप तथा अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, समझ गए। तो इतना बड़ा आंदोलन था, इतना बड़ा मतलब कि एक प्रकार का आपका यात्रा था। यह यात्रा जो है अमेरिकी प्रेस और व्यापक कवरेज यानी कि मीडिया, वहां की मीडिया तक ये चली गई और उन्होंने जो है इसको एक प्रकार का बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस भी दिया। दूसरा प्रभाव, इस यात्रा में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतों ने भी, क्योंकि औरत इससे पहले जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन ये जो नमक यात्रा था, दांडी यात्रा था, इस पर औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय, क्या नाम है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यह एक समाजवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने गांधी जी को कहा कि वह आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखे। कमला देवी ने नमक और शराब का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी भी दी थी, समझ गए। तो ये क्या की थी, ये नमक का भी और शराब का भी जो है कानून का उल्लंघन करती थी, नमक और शराब कानून का, और इसके बाद करते हुए ये क्या किया, ये भी जो है अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, उन्हीं ने गांधी जी को कहा था कि ये सिर्फ पुरुष तक ना रखे, ये औरतों को भी इसमें हक दे आने का। तीसरा प्रभाव क्या था, नमक यात्रा के प्रभाव से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये नमक यात्रा के प्रभाव से अब अंग्रेज को लग गया कि अब वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया और कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं वो मजबूत हो गए, जिस कारण अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को यानी कि गांधी जी के सामने बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, जो कि पहली बार हुआ था, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जाएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो पूछता है। तो आपको समझ में आ गया, 3 प्रमुख प्रभाव हुआ था। 3 प्रभाव कौन कौन सा, पहला प्रभाव तो दुनिया में फैल गया, पूरा एकदम राष्ट्रवादी नेता के रूप में गांधी जी फैल गए। यूरोप अमेरिकी कवरेज को जो है एक प्रकार का यूरोपीय अमेरिकी जो प्रेस थे वो इसको एक प्रकार का अपने इसमें दिए, टीवी में लेकर के आए, उस समय जो भी चल रहा था प्रेस वगैरह, ठीक है, गांधी जी को कवरेज दिया। दूसरा प्रभाव क्या हो गया, इसमें औरतों भी प्रभाव लिया, औरत भी मिल गए। तीसरा प्रभाव हो गया कि अब पहली बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी कि उसका प्रस्ताव को मानने का जो है एक प्रकार का, जैसे किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो किसान आंदोलन जब एक प्रकार बात करे कि पहले बात करो भाई आखिर हुआ क्या, ठीक है, आंदोलन के साथ साथ ही, तो पहली बार जो है ऐसा किया, ठीक है। अब पहला गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन अंग्रेजों ने नवंबर 1930 में लंदन में किया, लेकिन इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था ये कहां पर हुआ था, सबसे पहले तो ये हुआ था आपका लंदन में। कहां पर, लंदन में हुआ था, जो कि ब्रिटिश का, अंग्रेज का जो है राजधानी है। तो ये सम्मेलन जो है अंग्रेज में हुआ था, कब हुआ था, लंदन में हुआ था, कब हुआ था, नवंबर 1930 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1930 में। और इसमें कोई भी देश का जो प्रमुख नेता था हमारे देश का, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब गांधी इरविन समझौते, गांधी और इरविन ये दोनों के बीच क्या समझौते होते हैं देखते हैं। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहाई किया गया, ठीक है। 1930 को मतलब कि इसके केस में, नमक सत्याग्रह के केस में क्या किया, उसको जेल में कर दिया गया और 60,000 लोगों के साथ कर दिया गया। फिर जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहाई किया गया तथा वायसराय के साथ गांधी जी ने कई लंबी बैठक की। वायसराय मतलब जो इरविन थे, इसी के साथ कई लंबी बैठक की तथा सहमति बनी कि जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना तथा सारे कैदियों का रिहाई तथा तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था, समझ गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई तथा तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति दे देना, ये सारी चीज जो है उसकी शर्तों में शामिल था। तो गांधी जी की तरफ से क्या था, गांधी जी की तरफ से था कि वो रिहाई करे और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल हो, और वो लोग क्या चाहते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस। तो इस समझौते में यानी कि गांधी इरविन समझौते में ये सारी बातें हुई। कब हुए थे रिहा, दूसरी बार रिहा कब हुए थे, जनवरी 1931 में, ठीक है। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर हुआ। यह सम्मेलन 1931 के अंत में लंदन में हुआ। तो ये भी सम्मेलन जो है 1931 के लंदन में हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन भी जो है वो नवंबर 1930 में हुआ था। तो नवंबर के जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि नवंबर 1930 में आपका जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। वहीं पे 31 में यह सम्मेलन 1931 के अंत में लंदन में हुआ। इसमें गांधी जी कांग्रेस का अगुवाई कर रहे थे। गांधी जी जो है वो कांग्रेस का अगुवाई कर रहे थे तथा गांधी जी कहे कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा कहा गया उनकी कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन गांधी जी के इस दावे को 3 चुनौती दी गई जो निम्नलिखित है, समझ गए। क्योंकि गांधी जब बोले कि कांग्रेस जो है पूरा प्रतिनिधित्व करती है भारत में, बस इसी बात को लेकर के गांधी जी को 3 चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरे गोलमेज में ये बात बोली थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1931 के अंत में, ये भी लंदन में हुआ था। और पहला सम्मेलन जो है नवंबर में 1930 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का डेट आपको पूछा जाता है। अब है पहला चुनौती। 3 चुनौती जो था गांधी जी को जो मिला, पहला चुनौती क्या था कि मुस्लिम लीग कह रहे थे कि केवल मुस्लिम लीग ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में
काम करती है। तो मुस्लिम लीग क्या कहा, क्योंकि गांधी जी बोला था कि कांग्रेस जो है वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि सबको देखरेख करती है। लेकिन मुस्लिम लीग कह रहा था कि केवल मुस्लिम लीग ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। दूसरा चुनौती जो राजे थे, जो रजवाड़ों था, उसका दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई दावा नहीं, कांग्रेस का जो उसका नियंत्रण था रजवाड़ का, वहां पर कोई भी दावा नहीं है। तीसरा चुनौती, यह चुनौती जाने माने वकील और विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से था, जिनका कहना था कि गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। समझ गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उसका कहना यह था कि जो कांग्रेस पार्टी है, गांधी तथा कांग्रेस पार्टी जो है वो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो ये तीन चुनौती का सामना जो है किसे करना पड़ा था, ये तीन चुनौती का सामना करना पड़ता गांधी जी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हंसने वाली बात है कि वायसराय लॉर्ड विलिंगडन एक नाम है, ठीक है, वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, ध्यान रखिएगा, वायसराय लॉर्ड विलिंगडन। वो अपनी बहन को एक पत्र में, एक लेखक में लिखता है, बहन को लिखे में एक निजी खत में लिखता था कि अगर गांधी जी ना होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। मतलब वो गांधी जी से इतना परेशान हो गए थे। ठीक है, तो वो खत में अपने बहन को लिखती है कि अगर गांधी जी ना होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती तथा हम ऐसे अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मानती है। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी के प्रति अंग्रेज वायसराय की कोई हमदर्दी नहीं थी। समझ गए? यानी कि अंग्रेज के जो भी जनरल थे, जो भी वायसराय थे, उसकी कोई भी हमदर्दी नहीं थी गांधी जी के प्रति। इसी से पता चलता है, क्योंकि वो कहा था कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। अब यहाँ के लोगों को वो अंधविश्वासी बोलते थे, क्योंकि गांधी जी उस समय करते थे तो गांधी जी को भगवान के रूप में वो लोग मानते थे। समझ गए? क्योंकि जो भी अच्छा काम करते थे भगवान के रूप में मानते हैं, रुद्र रूप को नहीं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, 1935 में एक नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन का आश्वासन जाहिर किया। 2 वर्ष के बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में कार्य करते थे। ठीक है, तो 1935 में ही जो है नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये नया नियम लागू हुआ था, नया एक्ट लागू हुआ था। नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का सारा जिम्मेदारी थी। ठीक है, प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन जाहिर किया और 2 वर्ष के बाद ही सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव भी हुआ, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता हुई। और 11 में से, यानी कि 11 में जो लड़ाई थी चुनाव, उसमें से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री सत्ता में आए। ये भी लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय हम लोगों का कोई खुद का कानून नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में ही कार्य करना पड़ता था। कब? 1935 में। ध्यान दीजिएगा, 1935 में 11 में 8 प्रांतों में जीता था 2 वर्ष के बाद। अब दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आप लोग को मालूम होना चाहिए, 1939 से लेकर के 44 के बीच में। ठीक है, देखिए दूसरा विश्व युद्ध, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 वर्ष के बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कब हुआ था? 1935 में हुआ था। 1935 में होने के बाद 1935 में जो नया गवर्नमेंट एक्ट इंडिया लागू हुआ, उसके 2 वर्ष के बाद जो है मताधिकार हुआ, यानी कि 1937 में। और ये जो 8 प्रांत में वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके जस्ट 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद, यानी कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर तथा नात्सियों के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने निर्णय लिया कि अगर अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आजादी देने पर राजी हुई तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। लेकिन सरकार ने उनका मांग को नहीं माना, जिस कारण विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री बने थे वो क्या किया 1939 में, जो अक्टूबर के 1939 में वो क्या किया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। समझ गए? कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू? सितंबर 1939 में। और कब इस्तीफा दिया था? अक्टूबर। तो सितंबर के बाद जस्ट अक्टूबर, क्योंकि ये गांधी जी का कहना था, इसका नेहरू जी का, गांधी जी का कहना था कि भाई यहाँ पर हम लोग भी आपका सहायता करेंगे युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, बस आप हमको आजादी दे दीजिए। लेकिन वो नहीं माना, तो ये गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आजादी हासिल करने के लिए शासकों पर दबाव डालने के लिए 1940 से लेकर के 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही, खत्म होने के बाद ही, आजादी हासिल करने के लिए शासक जो थे उस समय, वो दबाव डालने के लिए किस पर? अंग्रेज पर। 1940 से लेकर 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। कब?
1940 में। कब किया था? 1940 में मुस्लिम लीग जो थे वो अपने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्ता यानी कि कुछ विशेष छूट, विशेष एक प्रकार का सुविधा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। अब संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश शासन ना होकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश शासन तीन धुनियों के बीच हुई थी। ठीक है, पहले क्या था? भारत और ब्रिटिश के बीच था। भारतीय बनाम मतलब वर्सेस, VS यानी कि वर्सेस। तो पहले भारत और ब्रिटिश के बीच ये चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया? कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग के बीच और ब्रिटिश शासन, ये तीन धुनियों के बीच संघर्ष चला। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। ठीक है, और इसी समय जो ब्रिटेन में जो उस समय सर्वदलीय सरकार था, ब्रिटेन का बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या थे? सर्वदलीय थे, और ये भारत के लिए जो है बहुत सॉफ्ट दिल रखता था, मतलब हमदर्दी का रवैया रखता था। परंतु सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। तो परंतु जो मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या थे? कट्टर साम्राज्यवादी थे। ठीक है, 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी तथा कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री जिसका नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। कौन भेजा था भाई? ये चर्चिल कट्टर जो थे वो 1942 के बसंत में चर्चिल होगा। ठीक है, चर्चिल होगा यहाँ पर। तो चर्चिल ने गांधी जी तथा कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए एक मंत्री को भेजा जिसका नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये साम्राज्यवादी थे, तो ध्यान दीजिए। और इसका मुखिया प्रधानमंत्री था, लेकिन जो समय जनरल था वो क्या था? वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाला आदमी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आजादी हासिल करने के लिए शासकों पर दबाव डालने के लिए 1940 से लेकर 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया था। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था 1944 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है पॉइंट आपका अलग अलग है। यहाँ पर जो दबाव डाला था वो 1940 से 41 के बीच डाला था, और शासकों पर दबाव डालने के लिए। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे भारत छोड़ो बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्विट इंडिया बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना है। देखिए 1 सेकेंड, थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, तो चलिए बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा आ रहा था इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा वीडियो को रोक दिया गया था। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि 1940 से लेकर 41 के दौरान क्या हुआ? कांग्रेस जो है वो अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया, यानी कि एक प्रकार का प्लानिंग किया। ठीक है, और 1940 में जो है मुस्लिम लीग जो है वो उपमहाद्वीप में किसके लिए? मुस्लिम बहुल के लिए, यानी कि मुस्लिम के लिए जो स्वायत्ता की मांग का प्रस्ताव किया, यानी कि एक प्रकार का वो कहा कि नहीं, हम लोगों को भी ज्यादा अधिकार हो, हम लोगों का विशेष अधिकार हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम यानी कि वो कम थे, यानी कि अल्पसंख्यक उसको बोला जाता था। तो इसी के कारण क्या हो गया कि मुस्लिम लीग हो गया, ब्रिटिश हो गया और एक आपका कांग्रेस हो गया, इन तीनों के बीच अब संघर्ष शुरू हो चुका था। ठीक है, और उसी समय जो हमदर्दी रखते तो थे, लेकिन एक जो मुखिया थे प्रधानमंत्री जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, ये क्या कर दिए? एक साम्राज्यवादी थे, और ये जो है गांधी जी के लिए यानी कि गांधी जी के साथ एक समझौते के लिए एक मंत्री ने उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा जिसका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स। तो कब भेजा था? 1942 के बसंत में, यानी कि बसंत एक मौसम का नाम है। ठीक है, बसंत पतझड़। चलिए अब भारत छोड़ो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अक्सर आपको पूछा जाएगा, ये नारा किसने दिया वगैरह वगैरह पूछा जाता है, और कभी कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, क्योंकि ये जो क्रिप्स आए थे यहाँ पर गांधी जी के समझौते के लिए, लेकिन गांधी जी ने कोई भी समझौता नहीं किया। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। तीसरा बड़ा आंदोलन, यह आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। क्या दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? गांधी जी दिया था। इसकी शुरुआत कब हुई? ये तीसरा बड़ा आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी देश भर के युवा कार्यकर्ता आंदोलन को चलाते रहे। ठीक, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे साम्राज्यवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, कांग्रेस में उस समय जो जेपी नारायण जैसे समाजवादी साम्राज्यवादी अलग चीज होता है। समाजवादी सदस्य जो है वो भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, अलर्ट थे। पश्चिम में सातरा और पूर्व में मोदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि वहां पर एक प्रकार का आजादी कर दी गई थी। स्वतंत्र सरकार, कोई भी गवर्नर रूल, कोई भी ब्रिटिश रूल लागू नहीं होगा, इस तरह का वहां पर हो चुका था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रिहा कर दिया गया। तो ये तीसरी बार गांधी जी का एक प्रकार का गिरफ्तारी था। सबसे पहली बार 1922 में, फिर हम लोगों ने देखा कि आप यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा दूसरी बार देखा हम लोगों ने 30 में, यानी कि 1930 में, फिर तीसरी बार हम लोगों ने देखा 1942 में। ठीक है, तो 1944 को फिर से उसको रिहा कर दिया गया। 1942 में कब भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया था? अगस्त 1942 में। फिर उसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब पर भी ये आंदोलन खूब चला। ठीक है, उसके बाद फिर जून 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो है गांधी जी को रिहा कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया। अब 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी।
1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और ये लेबर पार्टी जो है वो भारत के लिए बहुत सॉफ्ट कर एक प्रकार का बहुत दिली यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि बहुत दयालुता थी उसके अंदर। ठीक है, तो 1945 में ब्रिटेन की सरकार जो कि लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जो भारत की आजादी के पक्ष में थी, उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल, क्या नाम है इसका, वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए और सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली तथा मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के लिए मुस्लिम लीग को भारत बहुमत मिला उसको और कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। कब? 1940 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए, क्योंकि उस समय एक नियम लागू किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1937 में जो है चुनाव हुआ था, 1937 में चुनाव हुआ था जिसमें जो है कांग्रेस को 11 में से 8 सीटों में जीत मिली थी और वहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जो है वो किसके रूल में, अंग्रेजों के रूल में, यानी कि अंग्रेजों का नियम अनुसार चलती थी, क्योंकि भारत के पास उस समय कोई अपना संविधान नहीं था। ठीक है, फिर 1939 में जो है आपका हो जाता है क्या, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फिर ये लोग जो है इस्तीफा दे देता है। क्यों इस्तीफा देता है? मैंने आपको बताया था कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाहते थे कि हम लोग भी आपके साथ युद्ध लड़ेंगे लेकिन आप भारत को छोड़ दीजिए यानी कि आजाद कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माना। तो बस ये गवर्नमेंट जो है वो क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब कैबिनेट मिशन, 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये जो कैबिनेट मिशन है कब आया था? 1946 की गर्मियों में, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर गर्मी को बीमारी वाला मानते थे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वो गर्मी को क्या कहते थे, बीमारी कहते थे, गर्मी को बीमारी कहते थे। इसलिए वो शिमला हिल में जाकर के रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहां पर ठंडा थी और क्योंकि अंग्रेजों का वातावरण भी ठंडा होता है, इसलिए उन लोगों को वहां पर मेलजोल खाता था। तो 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने की कोशिश की जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। समझ गए? आगे देखिए कैबिनेट मिशन का परिणाम क्या हुआ। देखिए इसका प्रयास जो है वो विफल रहा। वार्ता जो है टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया तथा इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया और उसी दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू किया गया। यह हिंसा कोलकाता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बना गया। ठीक है, तो मुस्लिम जब ये प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का जो परिणाम है ये जब विफल रहा, इसके टूट जाने के बाद जो जिन्ना थे वो पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग वो अलग चाहते थे तो इसका समर्थन कौन किया? अली जिन्ना। ठीक है, वो समर्थन कर दिया और 16 अगस्त 1946 का दिन जो है तय किया गया इसके आह्वान के लिए, यानी कि ये प्रकार का बोल सकते हैं कि सभी चीज को तय करने के लिए कि कैसे कैसे क्या होगा, सारी चीजें कितना क्षेत्र वगैरह होगी, कब बनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, किया गया। लेकिन उसी दिन कोलकाता में हो गया खूनी संघर्ष यानी कि हिंसा, और कोलकाता से शुरू हुआ लेकिन ग्रामीण बंगाल में, छोटे छोटे गांव में, बिहार में, संयुक्त प्रांत, पंजाब, हर जगह लगभग फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को और कुछ स्थानों पर हिंदुओं को जो है निशाना बनाया गया। ठीक, फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। तो फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड वावेल की जगह जो है लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। फिर माउंटबेटन ने भी वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया, यानी कि एक बार वो आखिरी बार प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा तथा उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश जो है भारत को आजादी देगी, लेकिन उसका विभाजन होगा और औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया। समझ गए? तो जब उस समय वायसराय लॉर्ड थे उसकी जगह कौन आ गया था? मतलब कि वायसराय जो, क्योंकि वो जो है भारत के प्रति क्या रखते थे, एक प्रकार सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, भारत को समर्थन देते थे, वो आजादी के लिए मान गए थे, एक प्रकार का समर्थन देते थे। लेकिन उसी की जगह यानी कि फरवरी 1947 में वो बदल जाते हैं और उसके जगह आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन आ जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसका कहना यह था कि ठीक है आजादी मिलेगा, बिल्कुल भारत को आजादी मिलेगी, लेकिन उसका विभाजन होगा, विभाजन वही पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, और औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगे। ठीक है, तो उस दिन भारत के जो विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाया था और दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और अभी भी राष्ट्रपिता जो है वो गांधी जी है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू हुआ और असेंबली के बाहर भीड़ जो था वो महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। अब गांधी जी के अंतिम बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी दिल्ली में
हो रहे उत्सवों में गांधी जी नहीं थे। तो उस समय यानी कि 15 अगस्त 1947 में जो वहां पर उत्सव हो रहे थे वो उस समय दिल्ली में नहीं थे, वो कहां थे? कोलकाता में थे। क्योंकि उस समय कोलकाता में थे, परंतु उन्होंने वहां भी किसी भी कार्यक्रम में आजादी का खुशी नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया था? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान और इंडिया जो अलग हो रहा था और वो जिस हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो हिंसा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो आगे हम लोग जानेंगे। तो गांधी जी के अंतिम बहादुरना दिन जो है 15 अगस्त 1947 को राजधानी दिल्ली में हो रहे उत्सवों में वो नहीं भाग लेते हैं। वह उस समय कोलकाता में थे, परंतु उन्होंने वहां भी कोई भी कार्यक्रम में, कोई भी प्रोग्राम में भाग नहीं लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे, समझ गए? क्योंकि गांधी जी को मिला स्वतंत्र, यानी कि जो आजादी मिला था वो राष्ट्र विभाजित था, यानी कि वो दो राष्ट्र को अलग अलग राष्ट्र बन गया था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ काफी गुस्से में थे, इसीलिए गांधी जो है वो बहुत मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं उदास थे। ठीक है, गांधी जी के जीवनी लेखक जो कि है डीजी तेंदुलकर, कौन है? गांधी जी के जो जीवनी लेखक है जिसका नाम है डीजी तेंदुलकर, उसने लिखा है कि 1947 के सितंबर तथा अक्टूबर माह के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए असफलताओं तथा शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे के हाथ बढ़ाएं तथा शांति से रहने का संकल्प ले। कौन कहता है? गांधी जी के लेखक यानी कि डीजी तेंदुलकर ने ये लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गांधी जी तथा नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो कांग्रेस ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं किया था। तो गांधी जी तथा नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस जो है वो दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आए। यहाँ वे दंगाप्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, परंतु राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी समाएं अस्त व्यस्त होने लगी। क्योंकि उनको लगता था जहां पर शरणार्थी है यानी कि जो दूसरे देश के है या फिर दूसरे देश से आए थे, उनके प्रति इनको एक प्रकार का दया आ गया और सोचा कि इन लोगों के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए यहीं पे बिजी हो गए, पंजाब नहीं जा पाए। ठीक, डीजी तेंदुलकर कहते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे, समान रूप से वहां के बारे में भी सोचते थे कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसका क्या हाल हो रहा होगा। उन्होंने राहत देने के लिए गांधी जी जो है वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, यानी कि जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उन्हें राहत देने के लिए वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, लेकिन वे वहां जाने में संकोच कर रहे थे। क्योंकि फिर से उसको लग रहा था कि दिल्ली में जो मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि दिल्ली में उस समय अल्पसंख्यक थे मुसलमान, तो उसको लग रहा था कि अगर हम चले जाएंगे पाकिस्तान तो यहाँ के मुसलमानों के साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जा पाया। गांधी जी पर 20 जनवरी को हमला हुआ, लेकिन वो अपना काम करते रहे। 20 जनवरी को तो क्वेश्चन होगा पर 20 जनवरी को जो है गांधी जी पर हमला हुआ था, लेकिन वो काम करते रहे। ठीक है, गांधी जी ने स्वतंत्र तथा अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यह इच्छा थी कि दोनों देश एक साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखे, लेकिन जो कि अभी तक नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी जो कि हमेशा चाहते थे अखंड भारत को स्वतंत्र करना और अखंड भारत के लिए जीवन भर वो युद्ध लड़ा, लेकिन देश विभाजित हो गया और ये इतना चाहते थे, विभाजित होने के बाद भी चाहते थे कि कम से कम सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन ये भी नहीं रहा। अब गांधी जी की हत्या जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका द एंड हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। जरूर आप लोग पढ़े गांधी जी के बारे में, बहुत ही महान आदमी थे यार, सही बता रहे हैं। चलिए, वैसे आप लोग जानते भी हैं, क्या बताएंगे। देखिए, गांधी जी की हत्या, बहुत सारे भारतीयों को गांधी जी के बहुत सारे भारतीयों को गांधी जी के सहृदय आचरण पसंद नहीं थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गांधी जी को गोली मार दी। कितने गोली मारे थे? 3 गोली मारे थे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथुराम गौडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गौडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। समझ गए? तो इन्होंने गांधी जी को है 3 गोली मार दी थी। ठीक है, नाथुराम गौडसे उसका नाम था, वो एक ब्राह्मण था और वो पुणे का रहने वाला था। ठीक, आगे देखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी गांधी जी की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा था। तो उस समय जो जॉर्ज ऑरवेल थे और अल्बर्ट आइंस्टीन, जी हाँ, फिजिक्स का फादर अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स का फादर नहीं है, तो जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे विख्यात गैर भारतीय, ये गैर भारतीय का मतलब जो भारत के नहीं है, उन्होंने भी जो है गांधी जी की मृत्यु पर शोक संदेश भेजे थे, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं दुख जाहिर किए थे। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। समझ गए? तो कहां पर करते थे? हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। तो ये हरिजन नामक जो पत्र अखबार है वो किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। ठीक है, नेहरू जी ने राष्ट्रीय आंदोलन
के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों को एक संकलन तैयार किया, यानी कि जो नेहरू जी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी पत्र लिखे गए थे गांधी जी के द्वारा, जब गांधी जी थे तो उनका एक संकलन किया, यानी कि उसे जमा किया और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। ठीक है, तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसी के नाम से जो है उसको प्रकाशित किया, जो भी पुराने लिखे गए पत्र थे गांधी जी के द्वारा या फिर गांधी जी के समय। ठीक, नेहरू जी के बारे में आप पढ़ते हैं। नेहरू जी 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे तथा 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ठीक है, तो 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू वो किससे प्रभावित थे? समाजवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और 1928 में जब वो यूरोप की यात्रा पर लौटे तो वो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर पर प्रभावित थे। सोवियत संघ, क्योंकि उस समय सोवियत संघ जो है बहुत ताकतवर था। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ तथा मजदूरों व किसानों की मांग के समर्थन में जमकर बयान दिया। फांसीवाद के खिलाफ और मजदूरों और किसानों के समर्थन में वो क्या किया? जमकर जवाब दिया। नेहरू के समाजवादी लगाव से चिंतित रूढ़िवादियों ने, रूढ़िवादी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पढ़ाई को, जो एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता है और जो औरतों के सख्त खिलाफ होता है, वो सोचता है कि अगर औरतों को पढ़ाया जाए तो दुनिया पलट जाएगी, वो ऐसा सोचता है। रूढ़िवादी उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो नेहरू के समाजवादी लगाव से चिंतित रूढ़िवादी, क्योंकि इससे चिंता करते थे, नेहरू से डरते थे, ने राजेंद्र प्रसाद व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। यहीं पे जो है आपका चैप्टर का समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर था, दुख भरी कहानी थी। हम लोगों ने क्लास 12 हिस्ट्री का 13 चैप्टर जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसको 2 पार्ट में समाप्त कर दिया। ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे उसको भी जाके देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले अगर आपको कोई भी चैप्टर छूटा हुआ प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। प्यार सा कमेंट कीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द